हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये जो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, जिस प्रकार की क्वेश्चन जो हैं टीजीटी पीजीटी में आते हैं वो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का इसमें मिश्रण है, जिसमें कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन भी होंगे और संस्कृत व्याकरण के वह प्रश्न भी होंगे। जैसे कि जो हिंदी टीजीटी पीजीटी में जिस प्रकार का मॉडल रहता है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, किस लेखक ने वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल कहा है? किस लेखक के द्वारा वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल कहा गया है? क्योंकि अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे वीरगाथा काल, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। वीरगाथा काल नाम जो कि आदिकाल का ही नाम है। और आदिकाल नाम दिया गया है, आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब आपको बताना है कि संधि काल और चारण काल यह किसने कहा है। ठीक है, आदिकाल को यानी कि वीरगाथा काल को संधि काल या चारण काल किसने कहा है, यह बताना है। अब बताना है कि इसे वीरगाथा काल को संधि काल या चारण काल किसने कहा है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामकुमार वर्मा ने। जैसा कि हमने देख लिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। तो संधि काल और चारण काल यह नाम दिए गए हैं रामकुमार वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है? 1857 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से या फिर 1800 ईस्वी से। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1857 ईस्वी से। 1857 ईस्वी से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? आधुनिक काल को, रीति काल को, भक्ति काल को या आदिकाल को? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्ति काल। हिंदी साहित्य के भक्ति काल युग को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना माना है? अप्रमाणिक रचना पृथ्वीराज रासो को इनमें से किसके द्वारा माना गया है? ऑप्शन है डॉक्टर बुलर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हीराचंद्र ओझा, रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं और कुछ विद्वानों के द्वारा इसे अर्ध प्रमाणिक माना गया है। इससे पहले जो वीडियो बनाई है मैंने उनमें बताया है कि किन विद्वानों के द्वारा अप्रमाणिक माना गया है, किसके द्वारा प्रमाणिक माना गया है और किसके द्वारा अर्ध प्रमाणिक माना गया है। तो अभी आपको बताना है कि किसके द्वारा इसे अप्रमाणिक माना गया है पृथ्वीराज रासो को। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना गया है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचनाकार हैं। संदेश रासक के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, जगनिक, रसलीन। राइट आंसर ऑप्शन बी है, अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। इन रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, ग्रंथों के नाम और उनके रचनाकार दिए गए हैं और आपको सुमेलित करना है कौन किसके साथ सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और आपको रचनाकार के नाम दिए हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर बताना है। इसके लिए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है, इसको हम इसी प्रकार मिला लेते हैं। जो ए है
हिंदी साहित्य का इतिहास यह लिखा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास यह लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और बी का है तीसरा, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल लिखा है यह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान बताना है, कहाँ इनका जन्म हुआ था। जायस में, रायबरेली में, ईरान में, या फिर जायसवाड़ में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जायस में इनका जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कवि ने अपनी रचना में गागर में सागर भर दिया? किस कवि ने अपनी रचना में गागर में सागर भर दिया? रसलीन, केशवदास, घनानंद, बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। बिहारी दास के लिए यह कहा गया है, गागर में सागर भरने की बात कही है बिहारी के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, गबन। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदान। गोदान प्रेमचंद्र का जो ऐसा उपन्यास है जिसे कि कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा जाता है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा गया है? छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को, या नई कविता को? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? जो कवि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। प्रेमघन यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर इनका पूरा नाम है, प्रताप नारायण मिश्र, रत्नाकर और राधा कृष्ण दास। रत्नाकर इनका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो बताना है कि कौन भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका संबंध द्विवेदी युग से है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रसखान की रचना कौन सी है? जो रचना रसखान की है उसके बारे में बताना है। जगत विनोद, ललित ललाम, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका। राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रेम वाटिका। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भ्रमर गीत प्रसंग पर उद्धव शतक की रचना किसने की थी? द्विवेदी युग में भ्रमर गीत प्रसंग पर उद्धव शतक की रचना किसने की थी? अर्थात कि जो सूर सागर का भ्रमर गीत है उसके आधार पर उद्धव शतक नाम से रचना किसने की थी? उसी को प्रसंग बनाकर रचना की थी उद्धव शतक नाम से। और द्विवेदी युग में की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाथूराम शर्मा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक जो कि द्विवेदी युग की रचना है और ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि भी सुमित्रानंदन पंत जी ही हैं।
आपको बताना है कि यह पुरस्कार उनको किस रचना पर दिया गया है। ऑप्शन है चिदंबरा, ग्रंथि, ग्राम्या, पल्लव। चिदंबरा, ग्रंथि, ग्राम्या और पल्लव। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है या फिर कही गई है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? साकेत रचना महाकाव्य विधा की है और यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसमें की मैथिली शरण गुप्त की यह प्रसिद्ध रचना है और इसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है, साकेत रचना है, इसमें 12 सर्ग हैं। अब इसमें बताना है कि यह किस सर्ग से संबंधित है। मुझे फूल मत मारो। ऑप्शन है तीसरे सर्ग से, पांचवें से, सातवें से या फिर 9वें सर्ग से। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9वें सर्ग से। मुझे फूल मत मारो यह 9वें सर्ग से संबंधित है, जिसमें जो कि उर्मिला, 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। उर्मिला के विरह वर्णन का इसमें वर्णन किया गया है, विरह व्यथा का इसमें वर्णन किया गया है, तो 9वें सर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो कि हरिऔध की नहीं है, वह आपको बताना है, जो कि हरिऔध जी की नहीं है। यशोधरा, रस कलश, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास। राइट आंसर ऑप्शन ए है यशोधरा। हरिऔध जी की रचना नहीं है, यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। इसके अतिरिक्त रस कलश, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास यह हरिऔध जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके रबड़ छंद या फिर केचुआ छंद कहा गया है? ऑप्शन है दिनकर, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है निराला। निराला जी की जो रचनाएं हैं उनको आधार बनाकर रबड़ छंद या फिर केचुआ छंद कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, रघुवीर सहाय की, निराला जी की या मुक्तिबोध की? राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला की। कुकुरमुत्ता जो रचना है यह निराला की है। अगला प्रश्न है, हे अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। पंक्तियां किस रचना से है? हे अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। पंक्तियां किस रचना से हैं? यह किस रचना से पंक्तियां हैं बताना है। राम की शक्ति पूजा से, बादल राग से, कामायनी से या परिवर्तन से? राम की शक्ति पूजा निराला जी की प्रसिद्ध रचना है, ये एक लंबी कविता है। बादल राग यह भी निराला जी की है। कामायनी और परिवर्तन यह रचनाएं हैं, कामायनी रचनाएं हैं प्रसाद जी की, और जो परिवर्तन है यह है कविता पंत जी की। अब आपको बताना है इसमें से यह कौन सी
रचना है जिसकी यह पंक्तियां हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए राइट आंसर देखना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राम की शक्ति पूजा की यह पंक्तियां हैं। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? निराला, प्रेमचंद्र, दिनकर, यशपाल। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? निराला जी के द्वारा, मुक्तिबोध द्वारा, दिनकर द्वारा या शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा? राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर। रामधारी से दिनकर की यह पंक्तियां हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती, माधुरी, चांद, हंस। राइट आंसर ऑप्शन ए है, द्विवेदी युग की प्रमुख या प्रसिद्ध पत्रिका जो थी वह सरस्वती पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शरत चंद्र, प्रेमचंद्र, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की यह जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, इनके जीवन को आधार बनाकर यानी कि इनके संबंध में यह जीवनी लिखी गई है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है ये रचनाएं। इसके लिए राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही है इसमें, आरोही क्रम में कवि प्रिया, सतसई, सुजान सागर और गंगा लहरी। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया केशवदास की रचना है। सतसई बिहारी जी की रचना है। सुजान सागर घनानंद की रचना है और गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताना है, किसके द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया है? महीप सिंह, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र, अज्ञेय। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? इनमें से कौन है जो कि दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि और नगेंद्र। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? विषम का मतलब है गलत। कौन सा है जो कि गलत है? धरती गाती है यात्रा संस्मरण है, मैं इनसे मिला रेखा चित्र है, अपनी खबर आत्मकथा है, कलम का सिपाही जीवनी है। तो जो गलत है वह बताना है, इनकी विधाएं आपको दी गई हैं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, मैं इनसे मिला। यह रेखा चित्र नहीं है, यह है इंटरव्यू विधा की रचना। यह क्या है? इंटरव्यू विधा की रचना है।
तो मैं इनसे मिला यह रेखा चित्र नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। धरती गाती है यात्रा संस्मरण है, सही है। अपनी खबर आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। और कलम का सिपाही जीवनी है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? विट्ठलनाथ, नाभादास, नंददास, गोकुलनाथ। राइट आंसर बताना है इसमें, और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी गोकुलनाथ। ऑप्शन डी गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है इसमें से तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? कौन हैं जो हैं तीसरा सप्तक के कवि, इनमें से कौन से हैं वह आपको बताने हैं। ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवि बताने हैं तो केदारनाथ सिंह हैं जो कि तीसरे सप्तक के कवि हैं। इसके अतिरिक्त यह कवि भी सप्तक में ही शामिल हैं, लेकिन ये तीसरे सप्तक के नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए पंक्ति में छंद है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इस पंक्ति में छंद बताना है। हरिगीतिका है, मालिनी है, गीतिका है या बसंतलिका है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें मालिनी छंद है। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में। अगला प्रश्न है स्थायी भाव को जगाने वाला कारक कौन है? स्थायी भाव को जगाने वाला कारक इनमें से कौन सा है जो कि स्थायी भाव को जगाने वाला कारक है? ऑप्शन है अनुभाव, संचारी भाव, रस, विभाव। इनमें से किसके द्वारा स्थायी भाव को जगाया जाता है? कौन सा कारक है, वह क्या कहलाता है, ये बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, विभाव। जो स्थायी भाव को जगाता है, स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारक होता है, वह कहलाता है विभाव। अगला प्रश्न है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रस बताना है, कौन सा रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक, वीर, रौद्र, विभत्स। राइट आंसर बताना है, और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, रौद्र रस। ऑप्शन सी, रौद्र रस। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि क्रोध के मारे तन काँप रहा है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जब पंक्ति में उत्साह की भावना दिखाई देगी तो उसमें वीर रस होगा, लेकिन यहाँ पर क्रोध की भावना दिखाई दे रही है क्यों? तो इसका जो रस है, इसका जो क्रोध इसका स्थायी भाव है, तो रौद्र रस इसमें है, क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्रोध की। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, तो किसके कारण तन कांप रहा है? क्रोध के कारण। ठीक है, तो इसलिए इसमें उत्साह वीर रस नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या होगा? रौद्र रस। अगला प्रश्न है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनमें से कौन है जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ। राइट आंसर ऑप्शन ए है, आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है पीत पर पात सरिस मन डोला। पी पर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है?
इसमें कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। पीपर पात सरिस मन डोला, डोला रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, इसमें उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, मन को किसकी उपमा दी है? पीपर के पत्ते के समान, कि पीपर के पत्ते के समान मन डोल गया। जहां उपमा दी जाती है, मन को किसकी उपमा दी है? इसकी उपमा दी गई है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार कहाँ होता है? जैसे रूपक अलंकार होता है, जैसे रूपक अलंकार है जैसे पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पर उपमा नहीं दी गई है बल्कि इसे वही रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार होता है। बल्कि जबकि मन को उपमा दी गई है पीपर के पात की, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद बताना है, इनमें कौन सा है जो कि मात्रिक छंद है। ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन है चौपाई है, रोला है, गीतिका है या सभी। मात्रिक छंद के उदाहरण बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, मात्रिक छंद में रोला भी आता है, चौपाई भी आता है, दोहा और हरि गीतिका भी आता है। ये सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। तो ये आपके मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, चौपाई, रोला और हरि गीतिका। चौपाई, रोला और हरि गीतिका के अतिरिक्त सोरठा, दोहा, यह भी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। बरवै, हरि गीतिका और छप्पई कुंडलिया, ये सब मात्रिक छंद में आते हैं। जबकि जो सवैया होता है ये वर्णिक छंद होता है। कवित्त भी वर्णिक छंद होता है। मालिनी और मंदाक्रांता, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये होते हैं वर्णिक छंद। जबकि दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, हरि गीतिका, बरवै, छप्पई और कुंडलिया, ये होते हैं मात्रिक छंद के उदाहरण। अगला प्रश्न है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इसमें कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है इसमें कि कौन सा अलंकार है। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इसमें अलंकार बताना है। उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रत्यय या रूपक अलंकार, कौन सा इसमें अलंकार होगा? अब देखिए, इसमें अलंकार पहचाना बिल्कुल आसान है। इसमें कौन सा अलंकार होगा कि इसमें है तुलसी मन मंदिर, तुलसी मन मंदिर। ठीक है, तुलसी मन मंदिर का मतलब तुलसी के मन मंदिर में, यानी कि उसको रूपक, ये क्या है? रूपक अलंकार है। तुलसी मन मंदिर का मतलब है रूपक अलंकार, यानी कि तुलसी के मन मंदिर में, तुलसी के मन को मंदिर के साथ का रूप दिया है। तुलसी के मन को मंदिर का रूप दिया है, तो वह अलंकार है रूपक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? जो बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है उसे बताना है। कौरवी है, अवधी है, बघेली है या छत्तीसगढ़ी है। पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है वो बतानी है आपको। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कौरवी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कौरवी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो खड़ी बोली किस बोली के अंतर्गत आती है, किस भाषा के अंतर्गत आती है, कमेंट करके बताइएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इनमें से कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है? मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है या उपरोक्त सभी।
राइट आंसर बताना है इसके लिए, और राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी ब्रजभाषा, इन सभी क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला है, चित्र दिया गया है और बताना है कि ये किस कवि का चित्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, निराला या हरिवंश राय बच्चन, किसका है चित्र है बताना है आपको। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत जी का यह चित्र है। आकर्षण का विलोम क्या है? आकर्षण का विलोम, विलोम बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम क्या है? प्रतिकर्षण है, घृणा है, विकर्षण है या संकर्षण है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं मुझे लग रहा है। हाँ 41 है, तो 41 के बाद देखना है 42, क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द बताना है कौन सा है कि जो तत्सम शब्द है। डंडा है, अंधेरा है, औषधि है या चैत है? तत्सम शब्द बताना है कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, औषधि इसमें तत्सम शब्द है, औषधि। अंधेरा, चैत और डंडा ये तद्भव शब्द हैं। चैत का तत्सम होता है चैत्र, चैत का तत्सम क्या होता है? चैत्र होता है। तो औषधि यह तत्सम शब्द है। इसके अतिरिक्त अंधेरा, अंधेरा जो है यह भी तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। अंधकार इसका तत्सम रूप होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन है जो कि गलत है? गलत वाला बताना है। सार्थक वर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह हैं। वर्णमाला में स्वर व्यंजन वर्ण हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं। गलत बताना है, आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें गलत वाला बताना है। तो इसमें जो गलत है इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि गलत बताना है तो गलत इसमें ए वाला है। सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? को वाक्य, इसमें है कि सार्थक वर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। तो सार्थक वर्णों का जो समूह होता है वो वाक्य नहीं कहलाता है, जबकि वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर वर्णमाला लिखा है, तो यह सार्थक वर्णों का, ये सब वर्ण है, यह भी वर्ण है, यह भी वर्ण है, यह भी वर्ण है, यह भी वर्ण है, तो इनका जो समूह है यह क्या कहलाया? शब्द कहलाया। इसमें क्या कहलाया है कि सार्थक वर्ण के समूह को वाक्य कहते हैं। तो सार्थक वर्ण के समूह को वाक्य नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इसलिए आपका आंसर गलत है। तो सार्थक वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहेंगे? सार्थक शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द नहीं है? जो शब्द रूढ़ नहीं है, नहीं है वो बताना है। नाक, पेट, लाल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि नहीं बताना था, तो इसका मतलब कि नाक, पेट और लाल ये सभी रूढ़ शब्द हैं। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो रूढ़ ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा विषम संयोजन है? तद्भव और तत्सम शब्दों के विषम संयोजन को बताना है कि कौन सा विषम अर्थात कि गलत है। तद्भव और तत्सम शब्दों का जो गलत है, खीर, क्षीर, चोच, चंचू, डंडा, दंडा, पिया, प्रिय, जो गलत है वो बताना है आपको। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, डंडा और दंडा। इसके अतिरिक्त खीर तद्भव रूप है, क्षीर तत्सम रूप है, चोंच तत्सम है, चोंच तद्भव रूप है, चंचू उसका तत्सम है, पिया तद्भव रूप है और प्रिय उसका तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, मुरलीधर शब्द निम्न में से क्या है? मुरलीधर शब्द निम्न में से क्या है? मुरलीधर रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है? यौगिक है या योग रूढ़ है?
मुरलीधर के लिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, योगरूढ़। मुरलीधर जो शब्द है वो योगरूढ़ शब्द है। मुरलीधर शब्द योगरूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है जो मूल रूप में होता है उसे रूढ़ कहते हैं। मुरलीधर जो एक अलग अर्थ बनाता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुरलीधर का मतलब इसमें क्या हो गया, कृष्ण से, ठीक है, तो एक अलग अर्थ बन रहा है मुरलीधर से, तो योगरूढ़। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द है जो कि देशज है, देशज शब्द बताना है कौन सा है। भोंदू, कमीना, आराम, गरीब। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है भोंदू। यह एक देशज शब्द है, भोंदू देशज शब्द है। महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। महापुरुष में समास बताना है कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है महापुरुष में। कारतूस किस भाषा का शब्द है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी। इसके लिए राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच। जो कारतूस शब्द है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंग्रेजी का कौन सा शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपील, अंग्रेजी, कूपन, रिक्शा। राइट आंसर ऑप्शन ए है अपील। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अपील जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में हिंदी का कौन सा शब्द नहीं है, जो शब्द हिंदी का नहीं है वह बताना है। लीची, कालीन, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि हिंदी का हो। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पौधन वन, पोधन अन, पाधन अन, पवधन अन। पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोधन अन बराबर पवन। अगला प्रश्न है, यद्यपि में कौन सी स्वर संधि है, यद्यपि में कौन सी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इनमें से कौन सी है जो कि स्वर संधि का, कौन सी यद्यपि में कौन सी स्वर संधि होगी यह बताना है। यद्यपि शब्द में अयादि होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी या फिर यण होगी। इसके लिए राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें यण संधि है। यद्यपि में यण संधि है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम क्या है, आकर्षण शब्द का विलोम बताना है। आकर्षण का विलोम बताना है। प्रतिकर्षण, घृणा, विकर्षण या संकर्षण। राइट आंसर ऑप्शन सी है विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। वसंत किस लिंग का शब्द है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो जब हमें लिंग पहचानना होता है तो हम उनका वाक्य में प्रयोग करके पहचान सकते हैं आसानी से। जैसे कि वसंत, हम बोलते हैं कि वसंत आ गई बोलते हैं या फिर वसंत आ गया बोलते हैं। वसंत आ गया बोलते हैं तो आ गया आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वसंत जो है यह पुल्लिंग का शब्द है। अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म में कौन सा विषम संयोजन है। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का युग्म दिया है, इनमें जो विषम है, विषम का मतलब है जो गलत है, वो बताना है। लेखक का कवियत्री है, ठाकुर का ठकुराइन है, हाथी का हथिनी है, प्रियतम का प्रियतमा है। विषम का मतलब है गलत, जो गलत है वो बताना है। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि लेखक का कवियत्री नहीं होगा, लेखक का क्या होगा, लेखिका। कवि, कवियत्री किसका होगा, यह कवि का होगा। जब कवि है तब कवियत्री होगा, लेकिन अभी लेखक है तो क्या होना चाहिए, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका होना चाहिए।
लेकिन यहाँ कवित्री दिया है, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आपका बहुवचन क्या है? आपका बहुवचन, बहुवचन का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन, एक है तो एक वचन। तो आपका बहुवचन क्या होगा? हम होगा, वे होगा, आप लोग होगा या उन्होंने होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि आपका जो बहुवचन है आप लोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैर से लेकर सिर तक के लिए प्रयुक्त शब्द है। पैर से लेकर सिर तक, जब हमें पैर से लेकर सिर तक को एक शब्द में कहना है तो हम उसे किस शब्द से पुकारेंगे? नक्सिक कहेंगे, अजानुबाहु कहेंगे, अपाद मस्तक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, अपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक के लिए बोला जाता है अपाद मस्तक। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिवस का पर्यायवाची कौन नहीं है? जो नहीं है, जो दिवस का पर्यायवाची नहीं है। दिन है, वासर है, दिवा है, या मध्याह्न है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। दिवस का जो पर्यायवाची है वो मध्याह्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त दिवस का दिन है, दिवा है और वासर है, ये सभी दिवस के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम बताना है। हर्ष का विलोम विषाद, खेद, वेदना या दुख। हर्ष का विलोम बताना है। ऑप्शन डी ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। हर्ष का जो विलोम है वह विषाद हो गया। देखिए, हर्ष का मतलब खुशी होता है और खुशी का विलोम दुख होता है। तो यहाँ पर दुख भी सही है, खेद भी सही है, ठीक है। वेदना भी एक प्रकार से सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हर्ष है और हर्ष का यहाँ पर जब विषाद दिया है तब हम इसका विलोम दुख नहीं कह सकते हैं। दुख किसका विलोम है? सुख का, ठीक है। दुख किसका विलोम है? सुख का। जब सुख होगा तब हम दुख कहेंगे। अगर यहाँ पर हर्ष है और यहाँ पर ये ऑप्शन ना देकर, अगर यहाँ पर जैसे हर्ष था लेकिन यहाँ पर अगर ये सारे ऑप्शन नहीं होते, दुख होता, इनकी जगह पर कुछ और होता जो कि हर्ष से मेल यानी कि खुशी से मेल या दुख से मेल नहीं खाता, तब हम दुख इसमें कहते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब हर्ष के साथ अगर विषाद दिया गया है तब आप इसका जो विलोम है वह दुख नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर्ष का विषाद जो है हर्ष का विलोम जो है वह विषाद होगा। यानी कि शब्द जिसमें लिखा गया है तत्सम है तो तत्सम में ही उसका विलोम होगा और तद्भव है तो तद्भव में ही उसका विलोम होगा, ठीक है। हालांकि इसका अर्थ दुख भी सही है, खेद भी सही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विषाद दिया है तो इसलिए इसका अर्थ अभी विषाद ही माना जाएगा सही। अगला है, निम्नलिखित में विलोम का कौन सा विषम संयोजन है? जो कि विषम संयोजन अर्थात कि गलत संयोजन है वह बताना है। इनमें से जो गलत संयोजन है वह बताना है आपको विलोम का, ठीक है। विलोम शब्द वाला अंतरंग, बाह्य, वैध, सवैध, हास, शोक, सुधा, गरल। विलोम का विषम यानी कि गलत बताना है, जो कि इसमें गलत वाला दिया गया हो, आपको गलत संयोजन जो दिया गया हो वो बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। वैध का सवैध नहीं होता है, वैध का क्या होता है? अवैध, ठीक है, अवैध। वैध का क्या होता है विलोम? अवैध। अंतरंग का बाह्य हो गया, हास का शोक होता है, सुधा का गरल। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत, गरल का मतलब विष। अगला प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास का रचनाकार इनमें से कौन है? किसके द्वारा चितकोबरा उपन्यास लिखा गया है? नासिरा शर्मा, कृष्णा अग्निहोत्री, मृदुला गर्ग, नमिता सिंह। राइट आंसर बताना है और राइट आंसर ऑप्शन सी है, मृदुला गर्ग। चितकोबरा जो उपन्यास है यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। कभी कभी इनमें इनकी रचनाओं की विधा भी पूछ ली जाती है, तो यह भी ध्यान देना है कि जो हम रचना पढ़ रहे हैं वो किस विधा की रचना है। जैसे यह भी हो सकता है क्वेश्चन कि चितकोबरा किस विधा की रचना है, तो वह उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, 70 चूहे खाए बिल्ली हज को चली कहावत का अर्थ है? 70 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। कहावत का अर्थ कपटी स्वभाव का होना, बुढ़ापे में पूजा पाठ करना, कतनी करने में भेद भरना, जीवन भर बुरा काम और अंत में अच्छा बनने का ढोंग करना। तो राइट आंसर बताना है। इसके लिए क्या होगा राइट आंसर?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवन भर बुरा काम करना और अंत में अच्छा बनने का ढोंग करना। तो 70 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, इस कहावत का अर्थ है। अगला प्रश्न है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। मुहावरे का अर्थ है, गेहूं के साथ घुन भी पिसना मुहावरे का अर्थ। साथ साथ कष्ट उठाना, परिवार का विपत्ति में पड़ना, दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड मिलना, या बड़ों के साथ छोटों को भी कष्ट उठाना। राइट आंसर बताना है, इसके लिए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कि दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड देना। गेहूं के साथ घुन भी पिसना का मतलब है दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड देना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें से जो शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब गलत तरीके से लिखा गया है, वो बताना है। अहल्या, अंत्याक्षरी, उपर्युक्त, उन्नतिशील, जो गलत है वो बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, अहल्या। यह शुद्ध रूप नहीं है, अहिल्या होता है, अहिल्या, ठीक है। तो यह शुद्ध रूप है। इसके अतिरिक्त अंत्याक्षरी इसी प्रकार लिखा जाता है, अ आधा न आधा त याक्षरी, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त भी इसी प्रकार लिखा जाता है, उन्नतिशील भी इसी प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, इसको क्या कहा जाता है। पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। भावर होगा, तराई होगा, उपत्यका होगा, या अधिपत्यका होगा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, इसके लिए राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपत्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यका। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वह है उपत्यका। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है वह क्या कहलाता है। पृष्ठमंच कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है, दर्शक दीर्घा कहलाता है, या कलाकार दीर्घा कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा है जो कि शुद्ध वाक्य है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, मैं उनसे बातें कर लूँगा, मैं अपना मार्गदर्शन करने आया हूँ, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। शुद्ध वाक्य कोई एक ऐसा है जो शुद्ध वाक्य है, बताना है कौन सा होगा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपका दर्शन मैं आपके यहाँ पर होगा। मैं उससे बातें कर लूँगा, मैं उससे बातें कर लूँगा, मैं उससे बात कर लूँगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, उनकी प्रतीक्षा की या करी। तो इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सप्तर्षि में कौन सा समास है। सप्तर्षि में कौन सा समास है। समास बताना है, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या व्ययभाव। देखिए ये समास बिल्कुल स्पष्ट है, आप इसे एकदम पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, बताया गया है सप्त ऋषि। सप्त क्या है, संख्या। सप्त का मतलब 7, 7 ऋषि, 7। जब कोई संख्या सूचक शब्द होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु। ठीक है, जब कहीं पर शब्द आ जाता है, मतलब संख्या आ जाती है, तो वहाँ पर समास होता है द्विगु। अगला प्रश्न है, निश्चल में कौन सी संधि है। निश्चल में कौन सी संधि है। ऑप्शन है, विसर्ग है, यण है, गुण है, या दीर्घ है। इसके लिए पहले आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद क्या होगा, निह धन छल बराबर निश्चल। क्या आया, विसर्ग आया। निह धन छल बराबर निश्चल, यानी कि विसर्ग संधि इसमें है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। जो शब्द अशुद्ध है यानी कि गलत लिखा है वह बताना है। विख्यात, विधि, औद्योगिक, सृष्टा, कौन सा इसमें गलत है।
इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, औद्योगिक नहीं होता है, औद्योगिक होता है। औद्योगिक यानी कि औ की मात्रा होती है औद्योगिक, औद्योगिक होता है, ये आपको औद्योगिक लिख के दिया गया है। इसके अतिरिक्त विख्यात सही है, विधि भी सही है और सृष्टा भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? कोई एक शब्द शुद्ध है। विश्वास, 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 विश्वास। किस प्रकार विश्वास लिखा जाता है यह आपको बताना है। तो क्या होता है? विश्वास नहीं होता है, यह विश्वास लिखा है, यह विश्वास लिखा है, विश्वास नहीं होता है। यह विश्वास लिखा है तो यह भी नहीं होता है। क्या होता है? विश्वास। जो श होता है, श के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसमें विश्वास किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, विश्वास। अगला प्रश्न है, प्रिय महोदय आपका पत्र मिला, वाक्य में महोदय के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? प्रिय महोदय आपका पत्र मिला, तो कौन सा विराम चिन्ह इसमें प्रयुक्त होना चाहिए? अल्प विराम, अर्धविराम, विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक? प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक है। विस्मयादिबोधक ये हो गया। अर्धविराम और अल्प विराम, अल्प विराम यह होता है और अर्धविराम ये होता है। देखिए, आपको विराम चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा विराम चिन्ह किस प्रकार लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, जैसे आपको ये चिन्ह बना के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा विराम है। आपको यह चिन्ह बना के दे दिया जाएगा, कौन सा विराम है ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। अब आपको बताना है कि फिलहाल इसमें महोदय, प्रिय महोदय आपका पत्र मिला, वाक्य में महोदय के बाद अगर आप विराम लगाएंगे तो आप कौन सा विराम लगाएंगे? अल्प लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे, या फिर विस्मयादिबोधक लगाएंगे, या फिर प्रश्नवाचक लगाएंगे? राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, अल्प विराम लगेगा, ठीक है। अल्प विराम का मतलब कि ये महोदय आपका पत्र मिला और यहाँ पर ऐसा आ जाएगा जिसे हम कॉमा कह, हाँ ये इस प्रकार बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर विराम लगेगा तो ये विराम लगेगा। अगला प्रश्न है, उद्योगपति में कौन सा समास है? उद्योगपति में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, उद्योगपति में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसमें कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास माता पिता में, नीलांबर में, पंचतंत्र में, विद्यालय में। कर्मधारय समास बताना है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है नीलांबर में। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। द्वंद्व मतलब समान होते हैं तो उन्हें द्वंद्व समास आएगा। पंचतंत्र में क्योंकि पंच संख्या का सूचक है तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय, विद्या का आलय, इसमें आ जाएगा का आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का, ठीक है, संप्रदान हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालती माधवम किसका नाटक है? मालती माधवम नाटक के लेखक का नाम बताना है। भारवी, कालिदास, माघ या भवभूति? मालती माधवम नाटक के लेखक कौन है यह बताना है आपको। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, मालती माधव जो नाटक है यह भवभूति का नाटक है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या बतानी है। अब आपके यहाँ संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आने लगे हैं तो आपको ध्यान देना है। हिंदी टीजीटी पीजीटी कर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सामान्य हिंदी और संस्कृत दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं, इसीलिए आपके लिए मॉडल टेस्ट लेके आई हूँ जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में और आपको आपकी तैयारी की परख करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन का समन्वय है, ठीक है। तो एक ही चीज़ पर फोकस ना करें, सभी क्षेत्रों पर फोकस करें। अब आपको बताना है शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 है या 22 हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 20। शिशुपाल वधम जो रचना है इसमें 20 सर्ग हैं, ठीक है। इसमें क्या है? 20 सर्ग हैं। कभी कभी इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है, जैसे शिशुपाल वधम जो रचना है इसमें जो जो विभिन्न खंड दिए गए हैं उनको क्या नाम दिया गया है? उनको नाम दिया गया है सर्ग,
कहीं पर नाम दिया जाता है सर्ग, कहीं पर नाम दिया जाता है खंड, कहीं पर नाम दिया गया है पर्व। जैसे महाभारत है ना, महाभारत के जो अलग अलग भाग हैं उनको क्या नाम दिया गया है, पर्व का नाम दिया गया है। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, महाभारत से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो महाभारत में अलग अलग भाग दिए गए हैं उनको क्या नाम दिया गया है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, खंड, सर्ग, पर्व। ठीक है, तो उनको क्या नाम दिया गया है, पर्व नाम दिया गया है। शिशुपाल वधम में क्या है, सर्ग है। साकेत जो रचना है उसमें क्या है, उसमें भी सर्ग है। ठीक है, उसमें जो भाग हैं उनका नाम सर्ग है। और केशव दास की जो रचना है, केशव दास की रचना है प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका, तो उसमें जो उन्होंने भाग लिखे हैं, अलग अलग जो भाग हैं उनका नाम है प्रकाश। उनका नाम क्या है, प्रकाश है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, दंडी किस लिए प्रसिद्ध है। दंडी किस लिए प्रसिद्ध है। दंडी कौन है, संस्कृत के महान कवि हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, उपमा विधान के लिए, पद लालित्य के लिए, रस विधान के लिए, ध्वनि सौंदर्य के लिए। राइट आंसर बताना है आपको, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडी प्रसिद्ध हैं पद लालित्य के लिए। ठीक है, दंडी जो महाकवि दंडी हैं वह प्रसिद्ध हैं पद लालित्य योजना के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारवी के किरातार्जुनीयम का आरंभ निम्नलिखित में किस शब्द से किया है। भारवी ने जो किरातार्जुनीयम लिखा है इसमें इन्होंने इस रचना का आरंभ किस शब्द से किया है, कौन सा शब्द इन्होंने अपनी रचना के आरंभ में लिखा है। देखिए, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें अपनी तैयारी जो है हमेशा मजबूत रखनी है, मतलब कि हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप इस प्रकार ये ना सोचिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह आपके कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, संस्कृत साहित्य का भी उसमें आना है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब बताना है कि यह किससे आरंभ होता है, श्री से, ओम से, श्री लक्ष्मी से, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो भारवी ने किरातार्जुनीयम रचना लिखी है उसका आरंभ उन्होंने श्री इससे किया है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म किस शताब्दी में माना है। मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म किस शताब्दी में माना है, मैक्स मूलर के अनुसार बताना है। तीसरी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, छठी शताब्दी या चौथी शताब्दी। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, छठी शताब्दी माना है मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म। अगला है, माघेन विघ्नितोत आधात साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा। माघ की प्रशंसा में किसकी पंक्ति है, अर्थात कि माघ की प्रशंसा करते हुए यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। राजशेखर द्वारा, जयदेव द्वारा, भारवी द्वारा या धनपाल द्वारा। राइट आंसर बताना है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, धनपाल। यह पंक्ति लिखी गई है धनपाल द्वारा। किसके लिए लिखी गई है, माघ कवि के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अयादि संधि का शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अयादि संधि से संबंधित नहीं है। तथैव, नायकः, नयनम, नाविकः। राइट आंसर ऑप्शन ए है, तथैव। यह अयादि संधि का नहीं है। इसके अतिरिक्त नायक, नयनम और नाविक यह अयादि संधि के उदाहरण हैं। प्रत्येकम का संधि विच्छेद है। प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्यधन एकम, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम या प्रधन इति एकम। प्रत्येकम का संधि विच्छेद बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए, प्रतिधन एकम बराबर प्रत्येकम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। तृतीया तत्पुरुष समास। ऑप्शन है पुरुषोत्तम, मह, दशाननः, राम जननी, नेत्रहीनः। तृतीया बताना है आपको, तृतीय तत्पुरुष समास इनमें से किसमें होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेत्रहीनः। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है,
नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, पितरे किस विभक्ति वचन का शब्द है? पितरे किस विभक्ति वचन का शब्द है? चतुर्थी द्विवचन का, चतुर्थी एकवचन का, तृतीय एकवचन का, षष्ठी द्विवचन का? पितरे। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, चतुर्थी एकवचन का। जो पितरे है यह चतुर्थी एकवचन का शब्द है। फल शब्द का तृतीय बहुवचन क्या रूप बनेगा? फलानी, फलेभ्यः, फलैः या फलानाम? तृतीय बहुवचन का रूप बताना है फल शब्द का, क्या बनेगा? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, फलैः बनेगा इसके लिए। देखिए जो वचन रूप होते हैं इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो डालती रहती हूँ, तो अगर आप विभक्ति या रूप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे विभक्ति और वचन से संबंधित रूप भी, क्योंकि ये भी संस्कृत में अनिवार्य रूप से आते हैं। और अगर आप इन्हें इस प्रकार देखेंगे तो शायद आपके लिए सॉल्व करना बहुत कठिन हो पाएगा जब तक आप इनको याद ना कर लें। ठीक है। और फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही समान रूप में चलते हैं, जैसे राम है तो राम और बालक के एक समान रूप से शब्द चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको मिल जाएंगी कि आप एक को याद करोगे उसके अतिरिक्त तो और बाकी शब्द उसी रिदम में बनते जाएंगे। अगला है धेनु शब्द है। धेनु शब्द कैसा है? उकारांत पुल्लिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत पुल्लिंग है या उकारांत स्त्रीलिंग है? धेनु शब्द। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उकारांत स्त्रीलिंग है। धेनु का मतलब क्या होता है? गाय। ठीक है, धेनु का मतलब गाय है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अब उकारांत कैसे है? मतलब इसका अंत ऊ से हो रहा है ना। धेनु काहे की मात्रा आती है? ऊ की आ रही है, तो उकारांत स्त्रीलिंग हो गया। जिसमें अ से अंत होता है तो अकारांत हो जाता है, आ से अंत होता है तो आकारांत हो जाता है। धेनु में ऊ से अंत हो रहा है, धेनु छोटा ऊ की मात्रा आ रही है और स्त्रीलिंग है, क्योंकि गाय तो स्त्रीलिंग होती है तो इसलिए उकारांत स्त्रीलिंग ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, पठ धातु का विधिलिंग में प्रथम पुरुष एकवचन रूप क्या है? पठ धातु का, पठ धातु है, इसका विधिलिंग में प्रथम पुरुष एकवचन रूप पठेताम, पठेत, पठेयु या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, पठेत। इसके लिए होगा पठेत। अगला प्रश्न है, भू धातु का लटलकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बताना है। भू धातु का लटलकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप भवति, भवसि, भवत या भवामि? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसके लिए भवति। लटलकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप होगा भवति। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यानी कि क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी इससे बेहतर हो सकती है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।